हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, अगर आप फुल टाइम ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में आपको कितने कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि आपको कितना पैसा चाहिए जिससे कि आप फुल टाइम ट्रेडिंग कर सकें। आज हम इसे समझेंगे। लेकिन इससे पहले, अगर आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं, भले वो इन्वेस्टिंग हो या फिर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो या फिर आप लर्निंग पर्पज से इसे सीखना चाहते हो, लर्निंग पर्पज से आपको कितना पैसा चाहिए, अगर आप इससे थोड़ा बहुत कमाना चाहते हैं, तो साइड इनकम अगर आप चाहते हैं तो तब आपको कितने कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, अगर आप इसे फुल टाइम करना चाहते हैं तब आपको कितने कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। तो आज हम इन तीन टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें समझनी जरूरी हो जाती है। सबसे पहले तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा जो कि आपको अपने आप से भी पूछने हैं, तभी आपको इस मार्केट में एंटर होना है। पहला सवाल, अगर आपको ऐसा लगता है आप इसमें आएंगे और तुरंत ही अमीर बन जाएंगे, रिच बन जाएंगे, यानी कि क्विक रिच स्ट्रेटेजी के कारण आप इसमें आ रहे हैं कि जल्दी बहुत सारा पैसा आ जाएगा और आप एक अच्छा लाइफ स्टाइल जी पाएंगे, या इस तरीके से, क्या आप इस तरीके से इस बिजनेस में आना चाहते हैं? यह सवाल पूछे, हाँ या ना में आपको जवाब देना है। दूसरा रीजन, दूसरा आपको अपने आप से सवाल पूछना है कि आपने किसी की कार देखी कि भाई अच्छी लाखों करोड़ों की गाड़ी है, वो उसने इसी तरीके से घड़ी खरीदी है, या आपने किसी का होम देखा, हाउस देखा, घर देखा, आप एक तरीके से आप ये कह सकते हैं, या फिर किसी ने आपने किसी का लाइफ स्टाइल देखा कि भाई वो ट्रेडिंग कर रहा है और एक अच्छा लाइफ स्टाइल जी रहा है, उसके पास एक अच्छा घर है, उसके पास एक अच्छी कार है, ट्रेवलिंग करता है, इस तरह की चीजें। अगर आप इन चीजों को देख के इस बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं, ये सवाल पूछना है। तीसरा जो मैं आपसे कहूंगा, आप इसे साइड इनकम के लिए लेना चाहते हैं कि आप चाह रहे हैं कि हमारे जो भी हम काम कर रहे हैं, भले ही आप जॉब कर रहे हो या फिर बिजनेस कर रहे हो या फिर कुछ भी सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आप कोई भी काम कर रहे हो, लेकिन आप एक अपनी साइड इनकम चाहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा इनकम चाहते हैं, तो उस वजह से आप इस बिजनेस में आना चाहते हैं। चौथा, आप इन्वेस्टिंग पर्पज से आना चाहते हैं। आप चाह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में हमारा अच्छा खासा पैसा बने, क्योंकि कुछ लोग रियल एस्टेट में लगाते हैं, कुछ गोल्ड में लगाते हैं, कुछ सिल्वर में लगाते हैं, कुछ एफडी कराते हैं, कुछ पीपीएफ अकाउंट में डालते हैं, कुछ एनपीएस में डालते हैं, नेशनल पेंशन सिस्टम हो गया। तो यानी कि आप भी ठीक वैसे ही चाह रहे हैं कि आप इक्विटी में पैसा लगाए और अच्छे टाइम में या एक लंबे टाइम में आपका अच्छा खासा पैसा बन जाए, उस पर्पज से आप इस बिजनेस में आना चाहते हैं, ये सवाल पूछना है। अगला जो आपको अपने आप से सवाल पूछना है कि आप ट्रेडिंग पर्पज से इस बिजनेस में आना चाहते हैं, ना तो आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, या आप साइड इनकम चाहते हैं, बस आप फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, डे ट्रेडिंग, चाहे वो फ्यूचर एंड ऑप्शन की हो, या फिर थोड़ी बहुत स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग, अगर आप इस तरीके से ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप उस पर्पज से इस बिजनेस में आ रहे हैं। तो क्या पर्पज है आपका इस बिजनेस में आने का? अगर आप क्विक रिच वाली स्ट्रेटेजी के कारण इस बिजनेस में आ रहे हैं, सिर्फ यही सोच के कि आपका जल्दी पैसा बन जाएगा, तो मत आओ। या आप किसी का कार, घर या अच्छा लाइफ स्टाइल देख के आ रहे हो इस बिजनेस में, तो मत आओ, क्योंकि भले ही आपका भी हो सकता है, लेकिन उसने इसे बनाने के लिए एक बहुत अच्छा टाइम दिया है, इसे चीजें सीखी है, उसे अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया है, आपका भी हो सकता है, लेकिन उससे पहले सीखना जरूरी है, टाइम देना जरूरी है। आते ही ना तो आपको जल्दी जल्दी पैसा मिलेगा, क्योंकि जिसे जल्दी जल्दी मोटा पैसा मिल रहा है, ट्रेडर्स आपको दिखाएंगे कि हमारा इतना प्रॉफिट हुआ, ऐसे प्रॉफिट होगा, वैसे प्रॉफिट होगा, बिल्कुल दिखाएंगे, वो सही भी है। कुछ फेक दिखा रहे हैं, हम उनका डिस्कशन नहीं कर रहे, पर लेकिन जो सही दिखा रहे हैं हम उनका डिस्कशन कर रहे हैं, बिल्कुल बन जाएगा आपका। लेकिन उसके लिए उन्होंने कितना टाइम लगाया है, कितना एक्सपीरियंस लिया है, कितनी चीजें सीखी है, मतलब वो नहीं देख रहे आप। उसके लिए टाइम चाहिएगा, रिक्वायरमेंट चाहिए, एकदम आते ही ये सारी चीजें नहीं होती। अगर आप साइड इनकम के लिए आना चाहते हैं तो आ जाइए, हम डिस्कस करेंगे। अगर आप इन्वेस्टिंग के लिए आना चाहते हैं, आ जाइए, हम डिस्कस करेंगे। अगर आप ट्रेडिंग के लिए आना चाहते हैं, आ जाइए, हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके लिए भी, इन तीनों के लिए भी कुछ रूल्स है, कुछ तरीके हैं। आपको न तो, आप अगर जॉब कर रहे हैं ना तो जॉब छोड़नी है, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं ना ही कोई बिजनेस छोड़ रहे हैं, या फिर अगर आप दोनों में से कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आपका कुछ अदर इनकम सोर्स है, कोई भी हो, आपको उस इनकम सोर्स को नहीं छोड़ना है।
क्योंकि कभी कभी आपके प्रॉफिट भी होंगे, अच्छे प्रॉफिट होंगे आपके बिजनेस से भी ज़्यादा, या जो भी आप जॉब कर रहे हैं उससे भी ज़्यादा, लेकिन कभी कभी आपके लॉसेस भी होंगे। और जब ये लॉसेस होंगे तो आपके बैकअप में साइड इनकम कुछ ना कुछ रहेगी। भले ही जब आपको एक्सपीरियंस हो जाए, आप इसमें अच्छा खासा टाइम दें, आप फुल टाइम भी इसे कर सकते हैं, लेकिन पहले अपना एक सोर्स रखो इनकम का, जिससे आपके पास सफिशिएंट पैसा आता रहे। तो ये तो एक हल्का सा डिस्कशन हो गया कि आपको अपने आप से क्या क्या सवाल पूछने हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे कि लर्निंग के लिए आपको कितना पैसा चाहिए, अर्निंग के लिए कितना पैसा चाहिए, फुल टाइम करना चाहते हैं तो कितना पैसा चाहिए, लेकिन वो बाद में बात आएगी। उससे पहले और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे लिए समझनी जरूरी हो जाती है, और आपके लिए भी समझनी जरूरी हो जाती है। वो है, ये है अगला सवाल जो सबसे ज्यादा जरूरी है। आपने मार्केट की कितनी फेजेस देखी है? मैं आपको 3 फेजेस बताऊंगा मार्केट की। अगर हम पहली फेज की बात करें, साइडवेज मार्केट होता है। दूसरी अगर हम फेज की बात करें, अप ट्रेंड वाला मार्केट होता है। तीसरी अगर हम फेज की बात करें, डाउन ट्रेंड वाला मार्केट होता है। यानी कि आपने मार्केट की कितनी फेजेस देखी? मान लो अप ट्रेंड में मार्केट चल रहा है, आपके रिलेटिव्स या आपके दोस्त या कोई भी अच्छा पैसा बना रहे हैं, आपने भी सोचा कि हम भी मार्केट में आते हैं, और आपने रैंडमली कोई भी स्टॉक पिक किया या ट्रेडिंग की या जो भी, और आपका प्रॉफिट होना शुरू हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एक्सपीरियंस आ गया या आपको शेयर मार्केट के बारे में सारी नॉलेज होगी, क्योंकि बढ़ते हुए मार्केट में आप कचरा भी उठा लोगे, वो भी मतलब अच्छे दामों पे बिक जाएगा, आपको अच्छा प्रॉफिट दे के चला जाएगा। मेरा कहने का पर्पज ये है, सिर्फ इसी बात को सोचते हुए कि आपका प्रॉफिट होता जा रहा है और आपको सब कुछ आ गया, सिर्फ इसी बात को सोचते हुए आप मार्केट में एंट्री नहीं ले सकते। आपको साइडवेज मार्केट को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि कई कई बार क्या होता है, सालों साल मार्केट ना तो ज्यादा अप जाता, नहीं ज्यादा डाउन जाता, वहीं पे चलता रहता है। यानी कि कुछ प्रॉफिट नहीं होता। ये कई सालों के लिए भी हो सकता है, 1 साल के लिए हो सकता है, 2 साल के लिए हो सकता है, 4 साल के लिए हो सकता है, 5 साल के लिए हो सकता है। ऐसे बहुत सारे सेक्टर भी है जो साइडवेज ही चलती रहे, ऐसे बहुत सारे स्टॉक भी है जो कई सालों से साइडवेज ही चल रहे हैं, पैसे की लॉकिंग हो जाएगी। तो समझ रहे हो ना इस फेज को। अब ये फेज आप अचानक तो सारे नहीं देख सकते। मान लो डाउन ट्रेंड आ गया, कोरोना के टाइम में आपने देखा होगा मार्केट किस तरीके से गिर गया, क्रैश हो गया सारे तरीके से। क्या आपने डाउन ट्रेंड देखा है? डाउन ट्रेंड में अपने पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज करना है, किस तरीके से ट्रेडिंग करनी है, क्या आप उस बारे में जानते हो? अगर नहीं जानते हो तो सीधे एंट्री नहीं लेनी, और अगर आपने एंट्री ले ली तो ओवर कॉन्फिडेंट में नहीं आना है कि आपको तो सब कुछ आ गया, आपका तो प्रॉफिट होता जा रहा है। बेहतर क्या है, बेहतर क्या है, जब जब साइडवेज मार्केट रहा है आपको डाटा मिल जाएगा, गूगल से मिल जाएगा, यूट्यूब से मिल जाएगा, कहीं से भी मिल जाएगा। डाउन ट्रेंड में कैसा मार्केट रहा है वो भी आपको मिल जाएगा। इवन आपको वीडियोस भी मिल जाएगी, आर्टिकल मिल जाएंगे कि साइडवेज मार्केट में आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, डाउन ट्रेंड मार्केट में आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, या किस तरीके से आपको अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करना है। इंटरव्यू देखो, या जो भी एक्सपीरियंस शेयर किया है, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं उन्होंने साइडवेज मार्केट को किस तरीके से मैनेज किया है, डाउन ट्रेंड मार्केट को किस तरीके से मैनेज किया है, वो देखो। फिर बैक टेस्टिंग करो, जाके पिछले एनालिसिस देखो कि मतलब उन्होंने क्या सिचुएशन थी, किस तरीके से देखा, या जिस भी चीज के बारे में वो डिस्कस कर रहे हैं उसे एनालाइज करो। तो यानी कि आपको तीनों फेज मार्केट के पता होने चाहिए, तभी आप इस मार्केट से प्रॉफिट बना सकते हैं। मान लो मैंने डिस्कशन किया आपके साथ सिर्फ और सिर्फ अप ट्रेंड का, इसे मैं रिमूव करता हूं, वापस आते हैं। पहला फेज क्या था हमारा? साइडवेज मार्केट। दूसरा फेज क्या था हमारा? अप ट्रेंड का। तीसरा फेज हमारा क्या था? डाउन ट्रेंड का। मान लो आपकी एंट्री हो गई, डाउन ट्रेंड चल रहा है और आपने यहाँ पे स्टॉक पिक करना शुरू कर दिया। किसी ने आपको बता दिया कि मार्केट बस अप ही भागेगा, बहुत सस्ते सस्ते स्टॉक मिल रहे हैं। आपने ना रिसर्च करी ना कुछ भी रैंडमली स्टॉक पिक कर लिया। पता चले वो स्टॉक भाग नहीं रहा हो और डूबता जा रहा है, तो आपकी नेगेटिव से एंट्री होगी, यानी कि आपका एक्सपीरियंस ही कुछ और हो गया। भले आप, ये आपके ऊपर है कि आप इस मार्केट से यहाँ से भागते हैं या फिर इसे ही चुनते हैं मार्केट को, कि भाई इसे एक्सपीरियंस के लिए चुनते हैं या फिर इस मार्केट से निकल लेते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये आपकी अब ट्रेंड में हो गई और आपके प्रॉफिट ही प्रॉफिट होते जा रहे हैं, प्रॉफिट ही प्रॉफिट होते जा रहे हैं, और आपने सोचा कि भाई ये तो मार्केट अच्छा है, आप सब कुछ छोड़ के इसमें घुस गए, अचानक से डाउन ट्रेंड आ गया, आपकी सारी कैलकुलेशन ही खराब हो गई। या फिर आप साइडवेज मार्केट में घुस गए
और मार्केट ना तो बढ़ रहा, ना ही घट रहा, ना ही आपको प्रॉफिट आ रहा, आपको ये लग रहा है आपका पैसा तो पड़ा है, ना तो आपका प्रॉफिट हो रहा है, ना ही लॉस हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तो उस सिचुएशन को, इसलिए मैं कह रहा हूं कि तीनों को एनालाइज करो, आपको तीनों को समझना पड़ेगा, तभी आप इस मार्केट में आना बेहतर रहेगा। और समझोगे कैसे, मैं आपको बता चुका। आपको यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएगी, क्राइसिस के टाइम पे मार्केट में डाउन ट्रेंड में किस तरीके से मैनेज करना है, अप ट्रेंड में किस तरीके से मैनेज करना है, साइडवेज मार्केट में किस तरीके से मैनेज करना है, को आर्टिकल मिल जाएंगे। उन्हें देखो, वे बड़े बड़े इन्वेस्टर क्या कह रहे हैं, बुक्स पढ़ो उनसे रिलेटेड, बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। यानी कि नॉलेज लेना पड़ेगा, बस मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ। तो पहली तो चीज हमने ये सीखी। दूसरी, अब आते हैं मेन चीजों पे। ये तो दो फेज थे, दो मैंने आपको समझा दी। पहले क्वेश्चंस जो आपको अपने आप से पूछने हैं, दूसरा आपको इन तीनों फेजेस का पता होना चाहिए, यानी कि आपके कितने लॉस हो सकते हैं, कितने प्रॉफिट हो सकते हैं, वो इन ये तीन फेज डिसाइड करेंगे। तीसरा जो आपको काम करना है, अगर हम तीसरे फेज की बात करें, तीसरे फेज की बात करें कि आप कितना रिटर्न बनाना चाहते हैं इस मार्केट से, क्या सोच के आ रहे हैं। मतलब एक तो होती है हमारी कैलकुलेशन। कुछ लोग कैलकुलेशन करते हैं कि भाई हम दिन के 10,000 रुपये निकाल लेंगे, और 22 दिन मार्केट ओपन होता है, तो हमारे सीधे कितने हो गए, 2,20,000 रुपये। तो समझ रहे हो ना, ये हो गई कैलकुलेशन, जो आपने कैलकुलेशन। लेकिन एक्चुअल रियलिटी ये नहीं होगी। एक्चुअल रियलिटी, भले ही आपका 10,000 का प्रॉफिट हो जाए, आपके लॉसेस भी होंगे। समझ रहे हैं, हम यहाँ पे चार्जेस या टैक्सेस की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल कैलकुलेशन कर रहे हैं। ऐसा तो कभी नहीं होगा कि आपके 22 के 22 दिन प्रॉफिट चल रहा है, आपके लॉसेस भी होंगे। तो वो हमारी कैलकुलेशन में नहीं होते। एक तो होती है एक्चुअल, हम कितना परसेंट प्रॉफिट बनाना चाहते हैं। कि भाई कोई सोच के आया कि मैं हर रोज 2% निकाल लूंगा, या मैं हर रोज 3% निकालूंगा, ये उसकी सोच है। ये कोई कह रहा है कि मैं 10% रोज निकाल दूंगा, ये उसकी सोच है। निकलेगा नहीं निकलेगा वो एक्चुअल रियलिटी नहीं है। ये पहले आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा, अपने आप में, कि आप कितना प्रॉफिट इस मार्केट से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, क्या आपकी स्ट्रेटेजी है, क्या आप कैलकुलेशन करेंगे, किस तरीके से मार्केट से पैसा कमाएंगे, वो आपको पहले एक आइडिया करना पड़ेगा, एक पूरा प्लान बनाना पड़ेगा। पहले अपने आप से ये पूछो। और जो एक्चुअल कैलकुलेशन होगी वो कुछ और ही होगी। भले आप 2% आए सोच के, आपका 1% निकले, या आपका हाफ ही परसेंट निकल पाए, या फिर देखो, इसे मजाक मत सोचना। कुछ बोलेंगे कि 1% तो बहुत ईजी है, निकल जाएगा, नहीं निकलता। मान लो आपने पहले ही 10% का प्रॉफिट कमा लिया, आप सोचोगे कि भाई मैं तो 10% का प्रॉफिट कमा लिया। अगले दिन आपका 20% का लॉस हो गया, तो आप 10% का आपका प्रॉफिट भी गया, 10% माइनस में चले गए, या 15% का लॉस हो गया। तो जो ये लॉस होता है, प्रॉफिट तो हमारा बड़ा हो जाता है, लेकिन लॉसेस भी तो होते हैं। तो यहां से ही हमें पता चलता है कि आप पूरे महीने को किस तरीके से मैनेज कर पा रहे हैं। तो आपको अपने आप से ये पूछना है कि आप सोच क्या रहे हैं, कितना प्रॉफिट बना लेंगे, और फिर उसकी एक्चुअल रियलिटी जाननी है कि कितना प्रॉफिट वाकई में बन रहा है। तभी आपको इस मार्केट में आना चाहिए। और ये रियलिटी आपको कैसे पता चलेगी, वो होता है पहला लर्निंग फेज। लर्न करना है आपको, और लर्न कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा। तो ये समझ गए आपको किस तरीके से करना है। अब यहाँ पे जो अगला सवाल है, अगला सवाल भी देख लेते हैं। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके पास खर्चे कितने हैं, मतलब एक्सपेंसेस, आपके मंथली एक्सपेंसेस क्या है। अब इसमें भी कई तरह के होते हैं। पहले इंसान भी होते हैं जिनके ऊपर मतलब घर की पूरी जिम्मेदारी, यानी कि खर्चा उन्हीं की जॉब से चल रहा है, या उन्हीं के बिजनेस से चल रहा है, या जो भी वो काम कर रहे हैं उसी के काम से कर रहे हैं। तो यानी कि आपको पूरा घर मैनेज करना पड़ेगा। वो आपका रेंट हो सकता है, वो आपके ग्रोसरीज के आइटम जो भी आप परचेज करते हैं वो हो सकते हैं, दूध हो सकता है, या बिजली के बिल हो सकते हैं, या आपके पेट्रोल डीजल, मतलब बहुत सारे खर्चे होते हैं,
यानी कि पूरे मंथली खर्चेस, अगर आपके पास लोन है किसी तरह का, वो लोन भी पे करना होता है। आपने कुछ परचेज किया हुआ है ईएमआई पे, वो टीवी हो सकता है, फ्रिज हो सकता है, कार हो सकती है, आपकी बाइक हो सकती है, कुछ भी, वो भी पे करना है। तो यानी कि आपके मंथली एक्सपेंसेस कितने हैं। इसमें दूसरे तरह के लोग होते हैं जिन्हें कुछ भी नहीं करना होता है, मतलब उन्हें खर्चा मिलता रहता है, और या फिर बस अपना ही मतलब थोड़ा बहुत ही एक्सपेंसेस होता है, घर कोई और मैनेज कर रहा होता है। तो इनके लिए अलग चीजें हैं। तो आपको इनके लिए जो मंथली एक्सपेंसेस होगा वो कम होगा। तो आपको पहले ये जानना पड़ेगा कि आपके एक्सपेंसेस कितने हो रहे हैं, क्योंकि उसी के हिसाब से आपकी कैलकुलेशन होगी। क्योंकि आप सिर्फ यही सोच के आ जाए कि भाई मैं तो इसी मार्केट में, शेयर मार्केट में चला जाता हूँ और यहीं से सब कुछ निकाल लूंगा, निकल जाएगा, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। शुरुआत में पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है, और अगर निकल भी रहा है शुरू में ही आपके आते ही मार्केट से, तो वह तो आपका तुक्का चल रहा है, या फिर आपने अभी मतलब सिचुएशन देखी नहीं है मार्केट की, अपना लक मान लो, तुक्का मान लो, कुछ भी मान लो। बहुत सारा एक्सपीरियंस चाहिए, इतना मतलब हार्ड भी नहीं है, इतना आसान भी नहीं। आपने वो बात सुनी होगी, समझ में आ गया तो आसान है, नहीं समझ में आया तो बहुत मुश्किल है। समझ गए अच्छी तरीके से, ये आपको जानना पड़ेगा। फिर आपको कुछ सेविंग भी रखनी पड़ेगी। अपने एक्सपेंसेस देख लिए, फिर आपको कुछ सेविंग भी रखनी पड़ेगी, क्योंकि मान लो आपको पैसे की जरूरत पड़ी, आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, आपने उसमें कैपिटल डाला हुआ है 10 लाख, आपको अचानक से 2 लाख की जरूरत पड़ गई, आपने इसमें से निकाल लिया, तो आपका तो कैपिटल घट गया। आपने बोला फिर डाल देंगे, देखो ऐसे नहीं होता है। अगर ऐसे डालोगे आपकी कैलकुलेशन बिगड़ जाएगी, वही मैं आपको आगे समझाऊंगा कैसे। क्योंकि जो आपने ट्रेडिंग के लिए जो भी अमाउंट है, जो भी डिसाइड कर लिया, वो आपको वहीं पे रखनी है। भले वो आपका लॉस हो रहा हो, प्रॉफिट हो रहा हो, डजेंट मैटर, अपने प्रॉफिट में से निकाल लो, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आप पर्सनल चीज़ों के लिए अपने मतलब बार बार ट्रेडिंग अकाउंट में से, डीमेट अकाउंट में से पैसे निकाल रहे हैं, तो वो आपकी कैलकुलेशन खराब कर देगा, और आप मतलब एक अच्छे ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। तो समझ रहे हैं ना, इसलिए आपके पास एक सेविंग होनी चाहिए, इमरजेंसी फंड होना चाहिए। अब आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी यूट्यूब पे कि इमरजेंसी फंड क्या होता है, सेविंग क्या होता है, सेविंग आपके पास कितनी होनी चाहिए। कुछ कहेंगे 6 मंथ की होनी चाहिए, कि 6 मंथ के आपके जितने खर्चे हैं उसे 6 से मल्टीप्लाई कर लो। मान लो 20,000 के आपके खर्चे हैं, तो इससे मल्टीप्लाई कर लो। 1 लाख के आपके पर मंथ के खर्चे हैं, तो इससे मल्टीप्लाई कर लो। इतना अमाउंट आपका इमरजेंसी फंड में होना चाहिए, इतना सेविंग फंड में होना चाहिए। आपको अलग अलग तरीके मिल जाएंगे, हम उसमें जान नहीं जाते, वे सब आपने वीडियोज में बहुत सारे देखे होंगे। हम मेन चीज पे आते हैं, वो डिस्कशन करेंगे। ये सब सारी चीजें आपको पता होगी, आपने इतनी वीडियो देख ली होगी कि इन सब की कैलकुलेशन आपको पता होगी। हालांकि अगर जरूरत पड़ेगी, इमरजेंसी फंड क्या होता है या सेविंग क्या होती है, किस तरीके से आपको करनी चाहिए, इस पे हम अलग से सेपरेट वीडियो बना देंगे, जिसमें जहाँ पे हम सिर्फ यही चीजें डिस्कस करेंगे। क्योंकि अब हम ये डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं आपको कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, कितना कैपिटल आपके पास होना चाहिए। पर लेकिन उसे समझने के लिए जो ये इतना सब कुछ आपको समझाया गया है, ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप मार्केट में आ रहे हो, ये आइडिया आपको होना चाहिए। खासकर जो मैंने इससे पहले 2 फेजेस समझाए हैं। पहला फेजेस मैंने आपसे कुछ क्वेश्चंस करे थे, वे आपको पता होना चाहिए। दूसरे फेज में हमने समझा था कि आप इस मार्केट में सोच के क्या रहे, कितना रिटर्न बना लेंगे, वो आपको पता होना चाहिए। ये 2 फेजेस सबसे ज्यादा जरूरी है। और तीसरा, आपके पास इमरजेंसी फंड या सेविंग में कुछ पैसा होना चाहिए ट्रेडिंग से अलग, जो कि हम आपको अभी बताएंगे कि आपको कितने कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। तो यहां तक अगर मजा आया हो, लाइक बटन प्रेस कर दो। नए हो चैनल पे इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन भी प्रेस कर दो। चलो फिलहाल हम मेन चीज पे आते हैं। हम डिस्कस करते हैं कि आपको कितने कैपिटल की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। अब यहाँ पे मैं आपको और चीजें बता दूं। पहला आता है लर्निंग फेज। आप इस मार्केट को बस सीखना चाहते हैं। दूसरा रहेगा हमारा अर्निंग फेज, आप इस मार्केट से कमाई करना चाहते हैं। तीसरा आएगा आप इसे फुल टाइम करना चाहते हैं। ये 3 फेज हम डिस्कस करेंगे। अब इन सभी के लिए अगर आपको शेयर मार्केट में आना है, इन सभी के लिए आपको डीमेट अकाउंट चाहिएगा। तो डीमेट अकाउंट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको अपस्टॉक का लिंक नीचे मिल जाएगा, जेरोदा का लिंक मिल जाएगा। आप दोनों में से किसी में भी अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए, वहां से जाके अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। और कम से कम एक ट्रेडर के पास 2 तो अकाउंट होने चाहिए।
एक एक अकाउंट में वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर सके और एक अकाउंट में वो स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग कर सके, जिससे उसका एवरेज बिगड़े ना और उसका ध्यान सिर्फ अपने पोर्टफोलियो पे रहे, बाकी चीजें की तरफ ना जाए। तो अगर आपने अभी तक अकाउंट ओपन नहीं किया तो जल्दी से कर लो। तो पहली बात करते हैं हम लर्निंग फेज की। लर्निंग फेज के लिए मैं आपको कहूंगा कि आपको कम से कम 1 लाख कैपिटल की रिक्वायरमेंट चाहिए। अब क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? कुछ लोग कहेंगे कि भाई हम तो 10,000 से शुरू करेंगे या 5,000 से शुरू करेंगे। हमने ऐसे बहुत सारे ट्रेडर देखे हैं जो कम पैसा लेके आए और आज मतलब लाखों करोड़ों रुपए लेके बैठे। तो हम क्यों नहीं कर सकते? देखो, बिल्कुल कर सकते हैं, पर लेकिन जब लर्निंग फेज होता है, लर्निंग फेज में प्रॉब्लम क्या आती है मैं आपको बताता हूँ। मान लो आपने मतलब 10,000 कैपिटल से ही शुरुआत की। जब आप शुरू में मार्केट आएंगे आप गलत भी साबित होंगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा कि आपने जो सोच लिया मार्केट ऊपर जा रहा है ऊपर ही जाएगा, आपका प्रॉफिट हो गया, आप पॉजिटिव में आ गए, या नीचे जा रहा है नीचे गिरता जाएगा, आप पॉजिटिव में आ जाएंगे। तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता। आप गलत भी साबित होते हैं और आपका ये कैपिटल जीरो हो जाता है। आपको और कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। मान लो आपको एवरेज करना है, कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि मान लो मार्केट गिर रहा है और हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है और हमने बाइंग पोजीशन बनाई हुई थी। अब हम चले गए नेगेटिव में, हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक सपोर्ट जोन बना है और मार्केट यहाँ से पॉजिटिव लेगा, लेकिन हमारे पास एवरेज करने के लिए कैपिटल ही नहीं। एवरेज क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, वो एक अलग थ्योरी है। कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए वो एक अलग थ्योरी है। हमने उस पर आपको डिटेल में वीडियो भी प्रोवाइड की है और आगे भी हम डिटेल में आपको प्रोवाइड करा देंगे नई चीज़ों के साथ। तो यहाँ पे वो एक अलग थ्योरी है, उसका डिस्कशन नहीं करें। मैं कह रहा हूँ कि आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, और बल्कि लर्निंग तो मैं ये कहूँगा आप स्टॉक से करो। यानी कि आपको फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में लर्निंग के लिए बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग भी करना चाहते हैं तब भी आप स्टॉक से करो, और बल्कि एक ही स्टॉक परचेज करो, वो सबसे बेहतर है। पर लेकिन फिर भी आपको कैपिटल 1 लाख रखनी है। हालांकि अगर आप एक स्टॉक परचेज कर रहे हो आपका कम कैपिटल में भी काम हो जाएगा, लेकिन लर्निंग फेज में, जब तक आप लर्निंग फेज में हो तब तक आप स्टॉक पर कोई भी स्टॉक इंट्राडे पर्पज से कर लो, क्योंकि स्टॉक में आपको वहीं पे ऑप्शन मिल जाएगा कि इंट्राडे पर्पज से करना चाहते हैं, आप डे ट्रेडिंग कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। तो एक स्टॉक को देखो और अपनी कैलकुलेशन को देखो, आपने किस स्ट्रेटेजी को लगाया और उसके अकॉर्डिंग आपको प्रॉफिट मिल रहा है कि नहीं। क्योंकि एक स्टॉक से आपका लॉस भी अगर हो रहा होगा तो इतना ज्यादा नहीं होगा, आपको कुछ चार्जेस पे करनी पड़ेंगी, पर कोई बात नहीं, क्योंकि अभी हमारा लर्निंग फेज चल रहा है। समझ रहे हो ना? बल्कि आप ज्यादा स्टॉक भी ले सकते हैं। तो मैंने एक एग्जांपल लिया है कि आपको लर्निंग कैसे करनी है। तो लर्निंग के लिए रिक्वायरमेंट हमारा क्या रहा? 1 लाख कैपिटल का आपके पास रिक्वायरमेंट होना चाहिए अगर आप सीखना चाहते हैं। और सीखना कहाँ से? फ्यूचर एंड ऑप्शन में बिल्कुल बाद में जाना है। ये नहीं कि वहां पे सस्ता मिल जाएगा या हम भाई रिच बन जाएंगे, या आप और ट्रेडर को देख रहे हो कि वो फ्यूचर एंड ऑप्शन कर रहे हैं। देखो, जाओ, लेकिन पहले लर्निंग को अपनी इंक्रीज कर लो, उसके बाद जाओ। दूसरी बात करते हैं, अर्निंग की बात करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस मार्केट से आपकी अर्निंग हो जाए, उस सिचुएशन पे आपको क्या करना है? दूसरे फेज की अर्निंग की अगर बात करें तो अर्निंग के लिए आपको कम से कम 5 लाख कैपिटल की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन कमेंट मत करने लग जाना कि सर हमने देखा है कि कुछ बड़े ट्रेडर्स है वो 1 लाख रुपीज लेके आए थे, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, या 50,000 रुपीज लेके आए थे, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, 2 लाख रुपीज लेके आए थे, उन्होंने बताया, इंटरव्यू दिया था, हमने देखा वो इतना ही पैसा लेके आए थे, हम इतना पैसा क्यों लेके आए? देखो दोस्तों, असलियत में इतने पैसे की जरूरत नहीं भी पड़ती है, कभी पड़ती भी है, क्योंकि कई बार जब हमारे लॉसेस होते हैं तो इन पैसों की रिक्वायरमेंट होती है। आप समझ जाएंगे जब आप ट्रेडिंग में आएंगे। तो अगर आप अर्निंग चाहते हैं कि आपके साइड में मंथली 10,000 बनते रहे, या 20,000 बनते रहे, या 1 लाख बनते रहे, या 50,000 बनते रहे, लालच मत करना। लालच करोगे तो आप अपने इस कैपिटल को खो दोगे। पहला इसलिए मैंने इसे 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। एक हमारा रहेगा लर्निंग फेज। लर्निंग फेज में पहले सीखो, फिर आओ साइड इनकम पे। बड़ा पैसा बनाने की कोशिश मत करो। ये रहेगा आपका अर्निंग फेज, कि आप एक साइड इनकम जनरेट कर रहे हैं, या जब तक आप अपने बिजनेस से, या आप अपने जॉब या बिजनेस से, या जो भी आपका साइड में काम है, जब तक आप उससे ज्यादा पैसा नहीं कमा लेते
तब तक आपकी अर्निंग फेज और लर्निंग फेज ही चलती रहेगी। आपको फुल टाइम ट्रेडिंग में नहीं जाना है। जब आप लगातार अपनी जॉब से या बिजनेस से आप जो भी पैसा कमा रहे हो उससे ज्यादा पैसा कमाने लगोगे, तब आपको फुल टाइम ट्रेडिंग में आप सोच सकते हैं कि अब मुझे जाना चाहिए। खासकर मैं तो आपको ये कहूंगा कि जब तक आप मार्केट की तीनों साइड नहीं देख लेते कि साइडवेज मार्केट कैसा होता है, अप ट्रेंड मार्केट कैसा होता है, डाउन ट्रेंड मार्केट कैसा होता है, तब तक आपको फुल टाइम ट्रेडिंग में नहीं जाना चाहिए। तब तक आपको लर्निंग फेज और अर्निंग फेज में ही बने रहना चाहिए। फुल टाइम ट्रेडिंग के लिए बहुत सारे लोगों ने आपको फॉर्मूले भी बताएंगे, आप वीडियोस देखेंगे, लेकिन मैं कहूँगा कम से कम आपको 10 लाख कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहेगी। कुछ आपको 20 लाख बताएंगे, या कुछ आपको 25 लाख बताएंगे, कुछ आपको 40 लाख बताएंगे। सबके तरीके अलग अलग होते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि आपको कम से कम 10 लाख रुपीज़ की रिक्वायरमेंट चाहिए। इससे कम अगर आपके पास पैसा है तो आपको फुल टाइम ट्रेडिंग में नहीं आना चाहिए। अब यहाँ पे सवाल ये उठेगा कि इतना पैसा कहाँ से लाएंगे या कैसे करेंगे। शुरू में तो इतना पैसा रहेगा नहीं, तो देखो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आप जॉब करो, बिजनेस करो, काम करो, पैसे इकट्ठा करो, तभी बेहतर रहेगा। क्योंकि अगर आप थोड़ा थोड़ा करके फिर आओगे, फिर खोदोगे, फिर जाओगे, फिर आओगे कुछ पैसा लेके, फिर खोदोगे, फिर जाओगे, देखो घूम फिर के बात वही आ जाएगी। उससे बेहतर है आप जो काम कर रहे हैं करते रहो अपना, और साथ में लर्निंग डाल दो जहाँ पे आपको ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है। साइड में आपका काम भी चल रहा है और आपका लर्निंग फेज चल रहा है। फिर जब आपकी लर्निंग फेज से कैपिटल बनने लगे, फिर आप उसे अर्निंग फेज में डाल दो। कि बस लालच मत करना, थोड़ा बहुत पैसा भी आ जाए मंथली पैसा, तो तब जब आपके बिजनेस से ज़्यादा या जॉब से ज़्यादा आपका पैसे आना लग जाए, तब आप फुल टाइम ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि रिस्की है, रिस्क पे करना बहुत ज़्यादा रिस्की है। इवन सारा पैसा भी ड्रॉ डाउन हो सकता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद है आपको ये जो चीज़ें मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, आपको मज़ा आया होगा इन चीज़ों को समझ के। इसी बात पे लाइक बटन दबा दो, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। ठीक है दोस्तों, कुछ भी मन में कमेंट हो, कुछ सवाल पूछना चाहते हो तो कमेंट करो। अगर हमें इंटरेस्टिंग लगता है तो हम आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे, और फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।